हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। लेक्चर नंबर 15 चल रहा है और आज के इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं मांग के प्रकार को। मांग को कितने प्रकार में बांटा गया है। एक बार मैंने बताया था मांग के प्रकार, बताया था वो बाजार मांग, व्यक्तिगत, वो बाजार के आधार पर है। लेकिन एक्चुअल में मांग के जो प्रकार होते हैं ना, उसको 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। 4 प्रमुख वर्ग कौन कौन से। एक है कीमत के आधार पर, जिसको कीमत मांग कहते हैं। एक होता है आय के आधार पर, जिसको आय मांग कहते हैं। एक होता है संबंधित वस्तुओं के आधार पर, जिसको तिरछी मांग कहते हैं। और एक होता है अन्य मांग, जिसमें कई छोटी छोटी मांग होती है, जिसमें संयुक्त मांग हो गया, सामूहिक मांग हो गया, व्युत्पन्न मांग हो गया। ये अलग अलग कैटेगरी। आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम इस मांग के सभी टाइप्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे विद डायग्राम। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि आय मांग से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। या फिर कीमत मांग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ना है और दोस्तों के बीच में भी शेयर करना है, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। तो क्या है इसके बारे में, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मांग की बात करते हैं। ये है कीमत मांग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइस डिमांड। कीमत मांग किसे कहते हैं, सब इसकी बात करते हैं हम। कीमत मांग, कीमत मांग का मतलब होता है वह मांग जो वस्तु के कीमत के आधार पर निर्धारित होती है। वस्तु की कीमत के आधार पर निर्धारित होने वाली मांग को कीमत मांग से कहते हैं। और हमें पता है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग की मात्रा में हमेशा कैसा संबंध होता है। मांग का नियम बताता है कि वस्तु की कीमत में और मांग में ऋणात्मक संबंध होता है। कहने का मतलब ये होता है कि कीमत मांग कीमत के आधार पर तय होती है कि वस्तु की कीमत ज्यादा होगी, वस्तु की मांग कम हो जाएगी। और वस्तु की कीमत अगर कम होती है तो यहां पर वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। ऐसे में वस्तु की कीमत और मात्रा में विपरीत उल्टा संबंध होता है। कहने का मतलब यह है, इसका जब ग्राफ की बनेगा कुछ इस तरह से बनता है। यह है कीमत, यह है मांग की मात्रा। कीमत कम हो गई, P1 हो गया, तो यहां पर मांग की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। यह है कीमत मांग। सिंपल सी बात है। कीमत मांग मतलब होता है एक ऐसी मांग जहां वस्तु की कीमत के आधार पर वस्तु की मांग का निर्धारण होता है। बेसिकली सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड होती है मांग, वो यही है। क्योंकि आम आदमी वस्तु की कीमत को देखकर ही वस्तु को खरीदता है। सबसे पहली बात तो ये देखता है कि उसके लिए यूजेस है या नहीं, यूजफुल है, तब जाके वो देखता है कि वो वस्तु कितने का है। हम मार्केट में जाते हैं सब्जी खरीदने, सब्जी कौन कौन सी चाहिए वो तो अलग बात है। सबसे पहले ये सोचते हैं कि सब्जी की कीमत कितनी है। कीमत अगर वो महंगी है, भले ही वो आपको चाहिए, वो कहते हैं डील है, छोड़ो बाद में ले लेंगे, थोड़ा कम होने दो। ठीक है ना भाई, कितने का है, हम ये कहते हैं कितने का है, कैसा है ये बाद में बात, पहले पूछते हैं कितने का है। सस्ता हुआ पड़ते में आता है तो आम आदमी उस सब्जी को खरीदता है या कोई सामान खरीदता है। तो ऐसी मांग को हम किस नाम से जानते हैं, कीमत मांग से जानते हैं। और उसका ग्राफ इस तरह से होता है। इसका ग्राफ हमेशा ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ठीक है, यहां पर वस्तु की कीमत को दर्शाया जाता है और यहां पर वस्तु की मांग की मात्रा को दर्शाया जाता है। ध्यान में रखना है फर्स्ट वन। सेकंड क्या है, आय मांग। आय मांग, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इनकम डिमांड। आय मांग मतलब, आय मांग वह मांग होती है जहां पर वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय के आधार पर निर्धारित होता है। यानी कि उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है कि इसकी मांग कितनी होगी। और वस्तु की आय और वस्तु की मांग में हमेशा कैसा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। भाई इनकम ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा करेगा। अब इनकम कम है, गरीब बंदा क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या खरीदेगा। अमीर आदमी भर भर के खरीदता है, भले खरीद काम हो या ना हो। अमीर आदमी को आप मॉल में देख लीजिए, ठेली होता है, जब निकलता ठेली भर के सामान खरीद के लेके आ जाता है, पता नहीं क्या खरीद लेते हैं ऐसे। गरीब आदमी जाता है, ठेली भर के लेके आता है, ठेली में मुश्किल से कोने में एक आध सामान दिख जाता है। तो ये होती है कि आय के आधार पर जब जिस वस्तु की मांग निर्धारित होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आय मांग कहते हैं। समझ में आ गया, आय मांग में कोई डाउट तो नहीं है। अब आय मांग को अगर ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे, वस्तु की आय में और वस्तु की मांग में, यहां पर दिखाएंगे हम उपभोक्ता की आय, यहां पर वस्तु मांग की मात्रा।
तो जब मांग की मात्रा दिखाएंगे तो इन दोनों के बीच में धनात्मक संबंध होता है, यानी कि जो मांग वक्र बनता है वो ऊपर की ओर चढ़ता हुआ बनता है। ठीक है ना, इनकम यहाँ पर तो मांग की मात्रा ये इनकम बढ़ के ज्यादा हो गई, यहां पर आ गई तो मांग की मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ गया। ये है आय मांग। अब हम बात करते हैं तिरछी मांग, जिसको इंग्लिश में क्रॉस डिमांड भी कहते हैं। तिरछी मांग एक ऐसी मांग है जहां पर अन्य वस्तु की कीमत का संबंधित वस्तु की मांग पर पड़ने वाला प्रभाव, यानी कि ये ऐसी वस्तु होती है, ऐसी मांग होती है जिस पर किसी दूसरे की वस्तु की कीमत का प्रभाव पड़ता है। दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, वस्तु कीमत में वृद्धि होती है, संबंधित वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं चाय और कॉफी की बात करेंगे, और ये संबंधित वस्तुएं होती है ना, ये तिरछी मांग जो होती है संबंधित वस्तु से होती है। तो संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक है स्थानापन्न वस्तु और दूसरी है पूरक वस्तु। स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है, हमें इसको भी समझना पड़ेगा, एक एक करके इसको भी समझ लेते हैं। नंबर 1 स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तु होती है जहां पर इसका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर हो। ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है उसे हम स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं चाय या कॉफी। ठीक है ना, या तो चाय पियोगे या कॉफी पियोगे, एक साथ तो दोनों हो नहीं सकता, एक की जगह दूसरा हो सकता है। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोलगेट का टूथपेस्ट या फिर पतंजलि का टूथपेस्ट, इन दोनों का प्रयोग एक दूसरे की जगह पर हो सकता है। यानी कि यहां पर क्या करता है, एक की कीमत दूसरे की मांग को प्रभावित करता है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कोलगेट की कीमत बढ़ जाती है तो पतंजलि की कीमत मांग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कोलगेट की कीमत कम हो जाएगी तो पतंजलि की मांग भी कम हो जाएगी, कि लोग जो है कोलगेट को यूज करने लग जाएंगे। यहां पर एक दूसरे पर डायरेक्टली इफेक्ट होता है। तो ऐसे में स्थानापन्न वस्तुएं की कीमत, यानी कि यहां पर एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की मांग के साथ कैसा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। ऐसे में स्थानापन्न वस्तु की जो वक्र बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। इसका मतलब यहां पर y वस्तु की कीमत और x वस्तु की मांग की बात करते हैं। दोनों कैसी वस्तुएं, एक दूसरे की स्थानापन्न वस्तुएं। y वस्तु मान लो ये कॉफी है और ये क्या है, चाय है। कॉफी की कीमत अगर बढ़ जाती है तो चाय की मांग बढ़ जाएगी। तो ऐसे में ग्राफ बनेगा कैसा, ऊपर की ओर चढ़ता हुआ, लाइक दिस। ठीक है, कॉफी की कीमत बढ़ गई तो चाय की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, यह है संबंधित वस्तु की मांग वगैरह। इसके बाद हम बात करते हैं पूरक वस्तु की। सेकेंड पॉइंट, पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग एक साथ होता है एक ही उद्देश्य के लिए। एक ही उद्देश्य के लिए एक साथ वस्तु का जब प्रयोग होता है तो ऐसे वस्तुओं को पूरक, क्योंकि वो एक दूसरे के अलावा प्रयोग नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल लेते हैं चाय तथा चीनी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं डीजल तथा कार। कार बिना डीजल या पेट्रोल के नहीं चलेगी, और बिना पेट्रोल डीजल कार के बिना इसका कोई काम नहीं होता। इन सब का प्रयोग एक साथ होता है। यहां पर एक की कीमत का दूसरे की मांग पर प्रभाव डालता है, और यहां पर इन दोनों के साथ का जो ऋण होता है ये होता है ऋणात्मक प्रभाव। मान लीजिए चाय की कीमत बढ़ गई तो चीनी की मांग कम हो जाएगी, चाय की कीमत कम हो जाएगी, चीनी की मांग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां पर ऋणात्मक संबंध होता है। तो इसी कारण से यहां पर जो मांग वक्र बनेगा, पूरक वस्तु का जो मांग वक्र होता है वो ऋणात्मक होगा, इस तरह से। ठीक है ना, मान लीजिए यहां पर हम बोलते हैं चाय की कीमत और यहां पर हो जाएगी चीनी की मांग। ठीक है ना, सिलेंडर पर। हाँ, तो
समझ में आ गया। यहाँ पर ऋणात्मक संबंध क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये पूरक वस्तुओं में जो वो मांग वक्र बनता है वो क्या बनता है? ऋणात्मक बनता है। संबंध वस्तुओं में धनात्मक बनता है। क्लियर, समझ में आ गया। अब अगर अन्य मांग की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं अदर डिमांड, पॉइंट नंबर 4, अन्य मांग में भी किसकी कई कैटेगरी होती है, इसको कई टाइप में बांटा गया है, जिसमें संयुक्त मांग आता है, सामूहिक मांग होता है, व्युत्पन्न मांग होता है। इनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अन्य मांग में संयुक्त मांग की। संयुक्त मांग। अब संयुक्त मांग क्या होता है? संयुक्त मांग का मतलब होता है जब किसी दो वस्तुओं को एक साथ यूज किया जाता है। कहीं कहीं ये पूरक वस्तु की तरह ही होती है। इनका प्रयोग जब एक साथ होता है तब ऐसी वस्तु की मांग को हम क्या बोलते हैं? संयुक्त मांग के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। फिलहाल ये एक साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं पूरक मांग की तरह, जैसे गेंद और बल्ला, इन दोनों का प्रयोग एक साथ होता है। ठीक है ना। अगर एक साथ होगा तो ऐसी मांग कैसा होगा? इनमें जो मांग वक्र बनेगा वो बनेगा ऋणात्मक। कैसे बनेगा? ऋणात्मक बनेगा। दूसरा जो है व्युत्पन्न मांग, आपको समझना पड़ेगा व्युत्पन्न मांग कैसे कहेंगे। व्युत्पन्न मांग का मतलब होता है जब किसी दूसरे वस्तु की मांग के कारण कोई दूसरा वस्तु मांग है। फॉर एग्जाम्पल सीजन के टाइम कपड़े की डिमांड बढ़ जाती है। किसकी मांग बढ़ रही है? कपड़े की। अब कपड़े की डिमांड इतनी ज्यादा है तो कपड़ा बनेगा कैसे? कपड़ों की डिमांड बढ़ने के कारण कपड़े अब सिलने पड़ेंगे, और कपड़े सिलने के कारण किसकी मांग बढ़ जाएगी? सिलाई मशीन, क्योंकि सिलाई मशीन का डायरेक्ट डिमांड तो कोई करेगा नहीं। कपड़ों की मांग बढ़ रही है और कपड़ों की मांग को पूरा करने के लिए सिलाई मशीन चाहिए। ऐसे में सिलाई मशीन की मांग बढ़ जाती है। यानी कि किसी एक वस्तु की मांग में वृद्धि के कारण अगर किसी दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मांग के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। और एक है सामूहिक मांग। सामूहिक मांग का मतलब होता है कि जब एक ही वस्तु को अलग अलग उद्देश्य के लिए यूज किया जाता है, मांगा जाता है, सामूहिक मांग के नाम से जानते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कोयले की मांग। कोयले का प्रयोग घर में किया जाता है, कोयले का प्रयोग ईंट भट्टे में किया जाता है, कोयले का प्रयोग जो है फैक्ट्री में किया जाता है, चाय की दुकान में किया जाता है, मिठाई की दुकान में किया जाता है, बहुत सारा। फॉर एग्जाम्पल दूध है, दूध की डिमांड लोगों के घर में किया जाता है, मिठाई की दुकान में किया जाता है, पनीर बनाने के लिए किया जाता है, लस्सी बनाने के लिए किया जाता है, कई प्रकार से होता है। मतलब ऐसी वस्तु जिसकी मांग अलग अलग उद्देश्यों के लिए कई प्रकार से होता है, ऐसे मांग को हम सामूहिक मांग से नाम से जानते हैं। तो ये रहे आपके मांग के प्रकार। तो कैसे लगा? समझ में आया? नहीं आया? ग्राफ समझ में नहीं आया? एग्जाम्पल समझ में नहीं आया? कोई भी डाउट है तो डाउट पूछो ना, पूछने की जरूरत है। आप पूछेंगे, मैं आंसर दूंगा। ठीक है ना। डाउट क्लियर होगा, क्योंकि पढ़ने से डाउट आता है और डाउट को क्लियर करने से समझ में आता है। तो डाउट क्लियर कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू एवरीवन।